Hello friends, this is Deepika and welcome to Polypedia. Today we are going to discuss about the Cold War. So here we are going to discuss several topics of the Cold War. First one is meaning and definition of the Cold War, शीत युद्ध का अर्थ और उसकी परिभाषा. सेकेंड टॉपिक हमारा रहेगा कॉजेज ऑफ द कोल्ड वॉर, शीत युद्ध के कारण. ये जनरली आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी बनता है. थर्ड टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अबाउट द आर्म्स रेस एंड आर्म्स कंट्रोल ड्यूरिंग द एरा ऑफ कोल्ड वॉर. शीत युद्ध के दौरान क्या कारण थे कि हथियारों की होड़ के साथ साथ नियंत्रण की प्रक्रिया भी चली. हथियारों की होड़ का मतलब है हथियारों को बनाने का कंपटीशन, रेस कि कौन ज़्यादा हथियारों का निर्माण करेगा. फोर्थ टॉपिक हमारा रहेगा एरेना ऑफ कोल्ड वॉर, मतलब शीत युद्ध के दायरे या लिमिटेशन या सीमाएं भी आप कह सकते हैं. और लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द कोल्ड वॉर, कि मतलब जब शीत युद्ध खत्म हो जाता है, जब वो एंड हो जाता है तो उसके परिणाम क्या रहे ये भी हम जानेंगे. सेशन अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि फ्यूचर वीडियोस का अपडेट आपको समय पर मिल जाए. सेशन के लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे. आपके कितने सही होते हैं ये आप कमेंट सेक्शन में बताएं. तो बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है कोल्ड वॉर, मतलब शीत युद्ध. 1945 से 1991 तक लड़ा गया दो सुपर पावर्स और उनके साथी गुटों के बीच में. साथी गुटों मतलब उनके ग्रुप्स के बीच में. लेकिन शीत युद्ध का अर्थ क्या है, इसे शीत युद्ध मतलब कोल्ड वॉर ही क्यों कहा गया, हॉट वॉर या गर्म युद्ध क्यों नहीं, तो ये सेशन की शुरुआत हम यहीं से करेंगे. स्क्रीन पर जैसा कि आप लोगों को विजिबल हो रहा होगा, कोल्ड वॉर जो है वो 1945 से 1991 तक लड़ा गया. देखिए युद्ध का मतलब क्या होता है. युद्ध का मतलब होता है जिसमें हथियारों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता हो, खून खराबा होता हो, तबाही ज़्यादा होती है, नुकसान डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो. वॉर बेसिकली आमने सामने का डायरेक्ट या प्रत्यक्ष युद्ध होता है, वॉर होता है. लेकिन अगर इस वॉर के आगे अगर हम कोल्ड वर्ड ऐड कर दें तो इसका जो मीनिंग होगा वो पूरी तरीके से बदल जाए. कोल्ड वॉर इज़ नॉट एन एक्चुअल वॉर, असलियत की लड़ाई नहीं थी. बेसिकली इट इज़ अ वॉर ऑफ आइडियोलॉजी. ये सिर्फ एक विचारधारा का युद्ध था. इसमें वेपन्स का इस्तेमाल नहीं किया गया था, इसमें खून खराबा नहीं हुआ. यही रीज़न है कि इसे कोल्ड वॉर या शीत युद्ध कहा गया रेदर देन हॉट वॉर या गर्म युद्ध. और ये जो कोल्ड वॉर है ये आमने सामने का डायरेक्ट वॉर नहीं था, प्रत्यक्ष युद्ध नहीं था. हाँ, कई बार वॉर के पीरियड में ऐसी सिचुएशंस आई कि आमना सामना हुआ लेकिन युद्ध नहीं हुआ. युद्ध हुआ भी तो जो युद्ध था वो वर्ल्ड वॉर में चेंज नहीं हुआ, मतलब उसने अपना बड़ा नेचर कैरी नहीं किया. तो हम ये कह सकते हैं कि कोल्ड वॉर के पीरियड में युद्ध की जो संभावनाएं थी वो उस पीरियड में बनी रही. जैसा कि हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया था कि कोल्ड वॉर जो है वो 1945 से 1991 तक लड़ा गया था दो सुपर पावर्स के बीच में, यूएसए एंड यूएसएसआर. ठीक है, जब अमेरिका ने जापान की 2 सिटीज़ के ऊपर बॉम्ब गिराए थे तो कई सारी कंट्रीज़ ने अमेरिका को सपोर्ट किया था और कई सारी कंट्रीज़ ने अमेरिका को क्रिटिसाइज़ किया था. ठीक है, तो यही रीज़न था कि पूरा जो वर्ल्ड था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, है ना. तो कई सारी कंट्रीज़ जो थी उन्होंने, कुछ ने यूएसए को सपोर्ट किया और कुछ ने यूएसएसआर को सपोर्ट किया. तो जब पूरा वर्ल्ड डिवाइड हो रहा था तो सबसे पहले जो डिवीज़न था वो हुआ था यूरोप में. सबसे पहले डिवीज़न यूरोप में हुआ. यूरोप जो था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न यूरोप. पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप के बीच में ये डिवाइड हो गया था. पूर्वी यूरोप के जो अधिकतर देश थे उन्होंने सपोर्ट किया था यूएसएसआर को, और वेस्टर्न यूरोपियन जो कंट्रीज़ थी उन्होंने सपोर्ट किया था अमेरिका को. यही रीज़न है कि इन्हें ईस्टर्न और वेस्टर्न अलायंस के नेम से जाना जाता है. तो अमेरिका ने इनके साथ, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ अपनी फ्रेंडशिप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए इनके साथ एक मिलिट्री अलायंस किया नाटो के नाम से. नाटो का पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. 1949 में किया गया था ये, और इसमें 12 कंट्रीज़ थी. कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उन कंट्रीज़ के नाम बताइए जो अमेरिका के ग्रुप में थे. फॉर एग्जांपल हम ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस, कई सारे कंट्रीज़ हैं, वो हम आगे मैप के थ्रू भी हम डिस्कस कर लेंगे. वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ यूएसएसआर ने अपनी फ्रेंडशिप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए वार्सो पैक्ट की ट्रीटी की थी 1955 में. अब अमेरिका ने अपनी पावर को और ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड करने के लिए, या खुद को सिर्फ यूरोप तक लिमिटेड क्योंकि वो नहीं रखना चाहता था, तो अब वो गया एशिया में. अब बारी थी एशिया की. एशिया जो था वहाँ अमेरिका ने सीटो और सेंटो के नाम से 2 मिलिट्री अलायंस किए थे. साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ जो थी एशिया की उनके साथ, और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ. तो इस तरीके से आप लोगों से ये क्वेश्चंस यहाँ पूछे जाते हैं. जैसा कि हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था कि नाटो, सीटो, सेंटो अमेरिका के मिलिट्री अलायंस थे
और यूएसएसआर ने मिलिट्री अलायंस किया था वॉर्सो पैक्ट के नाम से, ठीक है। तो इन्हीं ग्रुप्स को क्या कहा गया था, अमेरिका के कैपिटलिस्ट ग्रुप के नाम से जाना गया था, जिन कंट्रीज़ ने अमेरिका को सपोर्ट किया, और यूएसएसआर के कम्युनिस्ट ग्रुप के नाम से जाना गया जिन्होंने यूएसएसआर को सपोर्ट किया। तो इस स्क्रीन पर आप लोगों को विजिबल हो रहा होगा, ये जो रेड कलर में जो कंट्रीज़ यहाँ पर हैं, ये कंट्रीज़ है यूएसए की, ये वो कंट्रीज़ है जिन्होंने यूएसए को सपोर्ट किया। और जो येलो कलर में आप लोगों के यहाँ पे कंट्रीज़ विजिबल हो रही होगी, ये वो कंट्रीज़ है जिन्होंने यूएसएसआर के कम्युनिस्ट ग्रुप का सपोर्ट किया। दैट इज़ वाई इनको कम्युनिस्ट ग्रुप के नाम से भी इनको जाना गया है, ठीक है। या हिंदी में हम कहें तो सोवियत गुट हम कह सकते हैं, या वो कंट्रीज़ जिन्होंने यूएसएसआर का समर्थन किया था। अभी तक की कहानी में हमने कोल्ड वॉर के बारे में काफ़ी जानकारी हमने जुटा ली। चलिए एक बार डेफिनेशन भी, ये एनसीईआरटी की डेफिनेशन है। कोल्ड वॉर रेफर टू द कॉम्पिटिशन, द टेंशंस एंड अ सीरीज ऑफ डिफरेंट व्यूज बिटवीन टू सुपर पावर्स। टू सुपर पावर्स कौन कौन सी है, यूएसए एंड यूएसएसआर, बैक्ड बाय देयर रिस्पेक्टिव अलाइज। इसका मतलब ये है कि कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड में कोल्ड वॉर क्या है, एक कंपटीशन है, कंपटीशन बिटवीन टू सुपर पावर्स। दोनों की आइडियोलॉजी थी कि भाई कौन ज़्यादा सुप्रीम होगा। टेंशंस एंड अ सीरीज ऑफ डिफरेंट व्यूज़, टेंशंस का यहाँ पे वो बात बोली गई है कि कोल्ड वॉर के पीरियड में वॉर की जो सिचुएशंस थी वो बनी रही थी, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से आगे निकलना चाहते थे, ठीक है। और ये सारा ही प्रोसेस चला था दो सुपर पावर्स के बीच में, यूएसए और यूएसएसआर। क्योंकि कुछ कंट्रीज़ इनको सपोर्ट कर रही थी, तो कुछ कंट्रीज़ अमेरिका के कैपिटलिस्ट ग्रुप में आ गए और कुछ कंट्रीज़ यूएसएसआर के कम्युनिस्ट ग्रुप में आ गए। दैट इज़ वाई यहाँ पे बताया गया बैक्ड बाय द रिस्पेक्टिव अलाइज, ठीक है। तो कोल्ड वॉर ना सिर्फ यूएसए यूएसएसआर के बीच में था, बल्कि था वो बेसिकली यूएसए का कैपिटलिस्ट ग्रुप और यूएसएसआर के कम्युनिस्ट ग्रुप के बीच में लड़ा गया था। हिंदी वालों की यहाँ पे डेफिनेशन कुछ थोड़ी अलग है। शीत युद्ध जो है वो हथियारों के माध्यम से लड़े जाने वाला रक्त रंजित युद्ध ना होकर विचारों और अखबारों के माध्यम से लड़ा जाने वाला युद्ध था। बेसिकली जो शीत युद्ध है वो ना तो हथियारों के माध्यम से लड़ा गया था और ना ही वो रक्त रंजित था, तो वो फिर युद्ध कैसा था, वो था विचारों और अखबारों के माध्यम से लड़े जाने वाला युद्ध था। विचारों के माध्यम से लड़े जाने वाला युद्ध का मतलब है कि दो आइडियोलॉजीज थी, पूंजीवादी और साम्यवादी, इन दोनों ही विचारधाराओं के बीच में लड़ाई लड़ी गई और समाचार पत्रों या अखबारों के माध्यम से लड़ा गया। इसलिए हम कहते हैं कि दोनों ही आइडियोलॉजीज एक दूसरे के विरोध में प्रचार कर रहे थे समाचार पत्रों के माध्यम से, ठीक है, क्योंकि वो उस पीरियड में सबसे बेहतर माध्यम था जिसके द्वारा वो जनता तक अपनी बातें पहुंचा सकते थे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा कॉजेज ऑफ द कोल्ड वॉर, शीत युद्ध के कारण। शीत युद्ध के कारण क्या थे? शीत युद्ध का पहला कारण है द वर्ल्ड डिवाइडेड इनटू टू पावर अलायंस, ठीक है, कि दो सुपर पावर्स की वजह से जो पूरा वर्ल्ड था वो दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गया था, ठीक है। कुछ कंट्रीज़ ने अमेरिका को सपोर्ट किया और कुछ कंट्रीज़ ने यूएसएसआर को। ये रीज़न था कि पूरा वर्ल्ड टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अगर इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में कंपटीशन स्टार्ट नहीं होता, ठीक है, दोनों ही कंट्रीज़ अगर एक दूसरे से आगे नहीं निकलना चाहती होती, तो फिर कोल्ड वॉर की शुरुआत भी नहीं होती। सेकेंड है अमेरिकन फियर ऑफ कम्युनिस्ट अटैक, कि बेसिकली 1917 के टाइम पीरियड में जब रशियन रिवॉल्यूशन होता है तो उसी रिवॉल्यूशन की वजह से यूएसएसआर में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की एंट्री होती है, ठीक है। तो ये रीज़न होता है कि कई सारी कंट्रीज़ अब कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने लगती। अमेरिका या फिर उसके सपोर्टर्स को डर लग रहा होता है कि कहीं कम्युनिस्ट जो कंट्रीज़ हैं वो पूरे वर्ल्ड को अपने कंट्रोल में ना कर ले। ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से यूएसए और यूएसएसआर के बीच में कंपटीशन को बढ़ावा मिला। तो जिन भी रीजंस की वजह से यूएसए और यूएसएसआर के बीच में कंपटीशन को बढ़ावा मिला, वो सारे ही रीजंस हमारे कोल्ड वॉर के रीजंस होंगे। थर्ड रीज़न है हमारा कोल्ड वॉर का, वो है मिलिट्री अलायंसेस। मिलिट्री अलायंसेस मतलब सैन्य गठबंधन। हमने अभी तक नाटो, सीटो, सेंटो के बारे में हमने डिस्कस किया था कि नाटो, सीटो, सेंटो तीनों ही मिलिट्री अलायंस है और यूएसएसआर का मिलिट्री अलायंस है वॉर्सो पैक्ट। मिलिट्री अलायंस इसलिए किया गया था, एक तो सिक्योरिटी के पर्पज़ से, सेकंड ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ को अपने कंट्रोल में करने के लिए, कि ताकि वो कहीं किसी दूसरे के ग्रुप में ना चले जाए। और उस पीरियड में क्योंकि कंपटीशन था दोनों ग्रुप्स के बीच में, तो जिसके फॉलोअर्स ज़्यादा होंगे, जिसके ग्रुप्स के मेंबर्स ज़्यादा होंगे, वो ज़्यादा ताकतवर माना जाएगा। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से दोनों ही ग्रुप्स के बीच में कंपटीशन को बढ़ावा मिला और कोल्ड वॉर शुरू हुआ। नेक्स्ट है आर्म्स रेस, हथियारों की होड़। हथियारों की होड़ कोल्ड वॉर का कारण इसलिए बना कि दोनों ही रीजन्स क्योंकि एक दूसरे के ऊपर डिस्ट्रस्ट करते थे, ट्रस्ट नहीं था उन्हें, और एक दूसरे से ज़्यादा वेपन्स बनाने की वो कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से कोल्ड वॉर शुरू हुआ। नेक्स्ट है पॉलिटिकल डिस्ट्रस्ट। दोनों ही कंट्रीज़ में से आपस में किसी को भी आपस में ट्रस्ट नहीं था कि
है, सामने वाला कभी भी हमारे ऊपर अटैक कर सकता है। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से शीत युद्ध शुरू हुआ। नेक्स्ट है इंटरनेशनल इवेंट्स, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं। इंटरनेशनल लेवल पे कुछ इवेंट्स ऐसे थे जिनकी वजह से शीत युद्ध शुरू हुआ। मतलब हम ये कह सकते हैं कि कोल्ड वॉर के पीरियड में कुछ इवेंट्स ऐसे थे, कुछ घटनाएं ऐसी थी जहां यूएसए और यूएसएसआर का आमना सामना हुआ। ठीक है, कन्फ्रंट्रेशन था, आमना सामना था। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से दोनों के बीच में लड़ाई को बढ़ावा मिला। तो जिन भी रीजंस की वजह से यूएसए और यूएसएसआर के बीच में कंपटीशन को बढ़ावा मिला, वो सारे ही रीजंस शीत युद्ध के कारण बने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ डिड द कोल्ड वॉर प्रोड्यूस आर्म्स रेस एज वेल एज आर्म्स कंट्रोल, कि मतलब क्या कारण थे कि शीत युद्ध के दौरान हथियारों के होड़ के साथ साथ नियंत्रण भी मतलब किया गया, हथियारों के ऊपर नियंत्रण भी किया गया। तो यहाँ पे रीजंस है आर्म्स रेस के। पहला रीज़न है हमारा कि दोनों ही जो कंट्रीज थी वो एक दूसरे के ऊपर क्या करती थी, संदेह करती थी। उन्हें डाउट था एक दूसरे के ऊपर कि सामने वाला अगर ज़्यादा हथियार बना रहा है तो वो हमारे ऊपर अटैक करने के लिए ही बनाएगा। तो ये रीज़न था जिसकी वजह से दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में आर्म्स रेस स्टार्ट हुई। सेकेंड रीज़न है हमारा, बोथ वॉन्टेड टू डिग्रेड ईच अदर, दोनों ही एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते थे और चाहते थे कि वो खुद सुपर पावर के तौर पे आए वर्ल्ड लेवल पर। थर्ड पॉइंट हमारा रहेगा, थर्ड रीज़न हमारा रहेगा, बोथ वॉन्ट्स टू डोमिनेट ओवर द वर्ल्ड, कि दोनों ही कंट्रीज़ क्या चाहती थी, इंटरनेशनल लेवल पे खुद का डोमिनेंस, और साथ ही साथ वो खुद को पावरफुल करना चाहती थी, जिसकी वजह से आर्म्स रेस स्टार्ट हुआ। अब हम डिस्कस करेंगे आर्म्स कंट्रोल, हथियारों पर नियंत्रण, कि शीत युद्ध के दौरान हथियारों के ऊपर होड़ तो हुई, हथियारों को लेके कंपटीशन तो हुआ, लेकिन उन्हीं वेपन्स को कंट्रोल करने की भी बात की गई। तो उसके पीछे रीजंस क्या थे? पहला रीज़न है कि अगर दोनों ही कंट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा वेपन्स बनाने की कोशिश करते तो उसकी वजह से थर्ड वर्ल्ड वॉर के होने के जो चांसेस थे, वो जो प्रोबेबिलिटी थी वो इंक्रीज़ हो जाती। तो ये रीज़न है जिसकी वजह से दोनों ही कंट्रीज़ ने आर्म्स रेस को रोकने की बात कही। सेकेंड रीज़न है जिसकी वजह से आर्म्स कंट्रोल को बढ़ावा मिला, बोथ द ग्रुप्स अंडरस्टैंड दैट बाय देयर राइवलरी अदर कंट्रीज कैन मेक प्रॉफिट एंड कैन डेवलप दम, कि जो दोनों ही कंट्रीज़ हैं ये जानती थी कि अगर दोनों के आपस में ऐसे ही कंपटीशन चलता रहा तो दोनों की लड़ाई के बीच का फ़ायदा कोई तीसरी कंट्री लेगी। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से आर्म्स कंट्रोल को बढ़ावा दिया गया। थर्ड रीज़न यहाँ पर है कि दोनों ही कंट्रीज़ जो थी वो जानती थी कि अगर वेपन्स का प्रोडक्शन अगर इसी तरीके से अगर होता रहा तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी जहाँ पे वॉर की सिचुएशंस बनेगी, और दोनों ही कंट्रीज़ ये जानती थी कि अगर वॉर हुआ तो दोनों ही कंट्रीज़ को नुकसान बराबर होगा या ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से आर्म्स रेस के साथ साथ आर्म्स कंट्रोल को भी बढ़ावा दिया गया था कोल्ड वॉर के पीरियड में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा कि कोल्ड वॉर को कोल्ड क्यों कहा गया, शीत युद्ध को शीत क्यों कहा गया। ठीक है, बिकॉज उस पीरियड में कोई खून खराबा नहीं था, और ये जो कोल्ड वॉर था वो डायरेक्ट वॉर नहीं था, ये इनडायरेक्ट वॉर था। तो कोल्ड वॉर के पीरियड में कई सारे इनडायरेक्ट वॉर किए गए थे यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। इनको एंड्स ऑफ कोल्ड वॉर भी कहते हैं, लिमिट्स ऑफ द कोल्ड वॉर भी आप कह सकते हो। ये शीत युद्ध के दायरे या सीमाएं भी इनको कहा जाता है। कई बार एग्जाम्पल्स आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं 1 मार्क्स के कि किन्हीं 2 शीत युद्ध के दायरों के उदाहरण दीजिए, कोई 2 एंड्स ऑफ कोल्ड वॉर आप बताइए, कोई 2 एरियाज बताइए, या इनडायरेक्ट वॉर बताइए जो यूएस और यूएसएसआर के बीच में हुए। तो इस तरीके से ये पूछे जाते हैं आप लोगों से। तो कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे मेंशन है। 1950 में कोरियन क्राइसिस हुआ था, कोरिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, नॉर्थ और साउथ कोरिया। ठीक है, नॉर्थ कोरिया के करंट में जो लीडर है वो किम जॉन है, आप लोगों को पता होगा। तो नॉर्थ कोरिया की जो मतलब दोस्ती है, एक तरीके से जो रिलेशन है वो अमेरिका के साथ अच्छे नहीं है। ठीक है, तो जो नॉर्थ कोरिया था वो यूएसएसआर को सपोर्टर था, और जो साउथ कोरिया था वो अमेरिका का सपोर्टर था। ये रीज़न था कि जब पूरा वर्ल्ड 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था तो कोरिया में भी कुछ यही सिचुएशंस बन रही थी, और जो कोरिया था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ कोरिया ने सपोर्ट किया था यूएसएसआर को, और साउथ कोरिया ने सपोर्ट किया था यूएसए को। नेक्स्ट है यहाँ पे अमेरिकन इंटरवेंशन इन वियतनाम, कि 1954 में अमेरिका ने क्या किया था, वियतनाम के ऊपर एक तरीके से इंटरफेयर किया था, या अटैक आप बोल सकते हैं। तो उसे मतलब अटैक इसलिए किया गया ताकि वो वियतनाम को अपने कंट्रोल में कर सके। थर्ड पॉइंट है हमारा 1962 क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के लिए एक अलग से वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगी। ठीक है, इसमें इतना ही है कि यूएस और यूएसएसआर जो थे उनकी डायरेक्ट लड़ाई होने ही वाली थी। ठीक है, उनका आमना सामना हो गया था, लेकिन वो लड़ाई नहीं हुई, वो रुक गई। ठीक है, क्योंकि दोनों ही जानते थे कि अगर वॉर होगा तो नुकसान दोनों को ही होगा।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 1971 इंडो पाक वॉर, इंडिया और पाकिस्तान का जो युद्ध था। इंडिया को सपोर्ट कर रहा था यूएसएसआर और पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था यूएसए। अमेरिका ने पाकिस्तान की हेल्प की थी, तो इंडिया उस वॉर में पहले हारने वाला, आगे चल के फिर यूएसएसआर ने इंडिया को सपोर्ट किया था, जिसकी वजह से फिर इंडिया इस युद्ध में जीत पाया। नेक्स्ट है 1979 अफगानिस्तान क्राइसिस। अफगानिस्तान क्राइसिस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। दिस इनडायरेक्ट वॉर ऑल्सो कॉल्ड एज एर्नेस ऑफ कोल्ड वॉर। इन्हीं इनडायरेक्ट वॉर को एर्नेस ऑफ कोल्ड वॉर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यहाँ पर कोल्ड वॉर, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एरेना ऑफ कोल्ड वॉर, शीत युद्ध के दायरे। ये डेफिनेशन है इनकी, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। एरेनास ऑफ कोल्ड वॉर वी रेफर देयरफॉर टू एरियाज वेयर क्राइसिस एंड वॉर अकर्ड। मतलब ये वो एरियाज है जहाँ पर क्राइसिस और वॉर क्या होते हैं, हो रहे होते हैं, या होने की सिचुएशंस बनती है, और थ्रेटन टू अकर, या होने की संभावनाएं बनती है, बट डिड नॉट क्रॉस सर्टेन लिमिट्स। लेकिन वो अपनी जो लिमिट्स होती है वॉर की उनको क्रॉस नहीं करता। मतलब छुटपुट वॉर चल रहे होते हैं, तो ये जो वॉर होते हैं ये अपना नेचर बड़ा नहीं करते, ठीक है। इससे हमारा आशय ऐसे विवादित क्षेत्रों से है, उन एरियाज से है जहाँ विरोधी खेमों में बटे देशों के बीच, विरोधी खेमे मतलब यहाँ पे ग्रुप्स का ही मतलब है, ग्रुप्स का ही सेंस है, जो यूएस और यूएसएसआर के ग्रुप्स थे, ठीक है। इनके बीच में क्या होता है, संकट के अवसर आते हैं, क्राइसिस होने की सिचुएशंस होती है, युद्ध हुए, छुटपुट वॉर चल रहे होते हैं, या होने की संभावनाएं बनी, ये सिचुएशंस बनती है। लेकिन ये एक हद से अपने आगे, लेकिन एक हद से बातें आगे नहीं बढ़ती, ठीक है। अपनी जो सर्टेन लिमिट्स होती है उनको ये क्रॉस नहीं करते, और जो वॉर होता है वो खुद को क्या करता है, लिमिटेड रख देता है, जिसकी वजह से जो वॉर था वो कोल्ड वॉर तक ही लिमिटेड रहा, वो वर्ल्ड वॉर में चेंज नहीं हुआ, वो हॉट वॉर में चेंज नहीं हुआ। तो एर्नेस ऑफ कोल्ड वॉर इतना ही आप लोग ध्यान रखेंगे, 1 और 2 मार्क्स में पूछा जाता है ये डेफिनेशन और या फिर एग्जाम्पल्स के साथ। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, और आपके जितने भी आंसर सही होंगे वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज कोल्ड वॉर, शीत युद्ध क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा वॉर ऑफ आइडियोलॉजी, सेकेंड ऑप्शन है नॉट अ ब्लड वॉर, थर्ड ऑप्शन है कॉम्पिटिशन एंड टेंस सिचुएशन, एंड फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि जो कोल्ड वॉर है ये वॉर ऑफ आइडियोलॉजी भी था, ठीक है। इसमें मतलब खून खराबा नहीं हुआ था, कॉम्पिटिशन एंड टेंस सिचुएशन, ये वाला ऑप्शन भी हमारा सही होगा। तो हमारा फर्स्ट का ऑप्शन है डी, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि तीनों ही ऑप्शंस हमारे क्या हैं, सही रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, व्हेन डिड द कोल्ड वॉर स्टार्ट, शीत युद्ध की शुरुआत कब हुई। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे यहाँ पे 1914, सेकेंड ऑप्शन है 1939, थर्ड ऑप्शन है 1945 एंड फोर्थ ऑप्शन है 1954। तो सेकेंड का सही आंसर हमारा होगा सी। सेकेंड का सी पॉइंट है 1945। 1945 से 1991 तक कोल्ड वॉर चला था, 1991 तक। द कोल्ड वॉर वॉज फॉट बाय विथ सुपर पावर्स। शीत युद्ध किन महाशक्तियों के द्वारा लड़ा गया। तो पहला ऑप्शन है हमारा यूएसए एंड यूएसएसआर, सेकेंड ऑप्शन है यूएसए और जापान, थर्ड ऑप्शन है यूएसएसआर और जर्मनी, और फोर्थ ऑप्शन है जापान और जर्मनी। तो सही आंसर हमारा होगा थर्ड का ए, यूएसए और यूएसएसआर, ये 2 सुपर पावर्स थी जिनके बीच में शीत युद्ध मतलब कोल्ड वॉर लड़ा गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कोल्ड वॉर इज रॉन्ग। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, इट वॉज अ कॉम्पिटिशन बिटवीन द यूएसए एंड यूएसएसआर एंड देयर रिस्पेक्टिव अलाइज, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन हमारा, इट वॉज एन आइडियोलॉजिकल वॉर बिटवीन द सुपर पावर्स, यह महाशक्तियों के बीच विचारधाराओं को लेकर एक युद्ध था। थर्ड पॉइंट है हमारा, इट ट्रिगर्ड ऑफ एन आर्म्स रेस, शीत युद्ध ने हथियारों की होड़ शुरू की। फोर्थ ऑप्शन है हमारे सामने, द यूएस एंड यूएसएसआर वर इंगेज्ड इन डायरेक्ट वॉर्स, अमेरिका और यूएसएसआर सीधे युद्ध में शामिल थे, ठीक है। तो क्योंकि हमें फोर्थ बताना है अबाउट द रॉन्ग स्टेटमेंट कि गलत कौन सा है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा होगा वो सही होगा। क्यों? क्योंकि यूएसए और यूएसएसआर के बीच में कंपटीशन था और उसके जो रिस्पेक्टिव अलाइज थे उनके बीच में भी ये कंपटीशन चला था। सेकेंड है यहाँ पे आइडियोलॉजिकल वॉर, तो ये भी आंसर भी हमारा एकदम सही होगा। कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के बीच में लड़ाई लड़ी गई थी और आर्म्स रेस को भी इसने क्या किया था, शुरू कर दिया गया था, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो हमारा यहाँ पे
फोर्थ ऑप्शन होगा हमारा, जो आंसर होगा हमारा फोर्थ का सही आंसर है डी, फोर्थ पॉइंट। क्योंकि जो कोल्ड वॉर है वो डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट लड़ाई लड़ी गई थी यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा है, हाउ लॉन्ग वॉज द कोल्ड वॉर फाउट? शीत युद्ध कब तक लड़ा गया? तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारा, पहला ऑप्शन है टिल 1971, सेकेंड ऑप्शन है टिल 1982, थर्ड ऑप्शन है 1989 एंड फोर्थ ऑप्शन है टिल 1991। तो जो सही आंसर होगा हमारा फिफ्थ क्वेश्चन का वो होगा डी, कि जो कोल्ड वॉर था वो 1945 से 1991 तक लड़ा गया था। तो आज के सेशन के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और टॉपिक के साथ। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।